अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 14 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू वाटर एज वेल एज प्रिज्म को स्टडी किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। और फिर इसी कॉन्सेप्ट को हमारे पास दो चीज़ों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, एक पेरिस्कोप है और एक ऑप्टिकल फाइबर है जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। तो इन दोनों को भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर स्टार्ट करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक डिग्री जी, तो ये हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और साथ ही साथ क्रिटिकल एंगल भी इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी भी डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, कि जब हमारे पास लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही होती है एंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और हमारे पास जो वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल एंगल से, देन द रे विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है कि जो रे है वो रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए, और ये वाली जो बात यहाँ पे लिखी हुई है इसको समझने के लिए हम यहाँ पे चार केसेस जो है वो अलर्ट करेंगे। तो फर्ज करो कि ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक केस है, ये दूसरा केस है, और फिर यहाँ पे जो है वो आपके पास तीसरा केस है, और इसी तरह यहाँ पे जो है आपके पास चौथा केस है। ये चार केसेस हैं। नीचे वाला जो इसके अंदर मीडियम है ये पूरे का पूरा ये डेंसर है। फर्ज करो कि पूरा जो है वो पानी है, वाटर है, या फिर कोई भी मीडियम हो सकता है जो कि डेंसर मीडियम है, और यहाँ पे जो आपके पास रेयरर मीडियम है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर जाती है तो उसकी जो रिफ्रैक्शन है वो किस तरह से होती है, हमने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया और उससे पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया। तो फर्ज करो कि यहाँ पे एक रे है जो आई और इसने इस पॉइंट के ऊपर इस वाटर की सरफेस को स्ट्राइक किया, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारे पास इंसिडेंट रे थी, और यहाँ से जो है वो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा ये वाला, और इसकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, ओरिजिनल पैथ है, वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन रिफ्रैक्शन किस तरह से होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और फर्ज करो कि वो कुछ इस तरह से हो रही है। ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, इसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और ये वाली जो रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब अगर हम लोग क्या करें कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको बढ़ाएं, तो बढ़ाने से क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे फर्ज करो कि हमारे पास एंगल जो था वो छोटा था, अब इसकी वैल्यू जो हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं थोड़ी सी, तो इंक्रीज़ करने से क्या होगा, फर्ज करो कि अब जो है वो हम लोग इंक्रीज़ करके कुछ इस तरह से इसको इंसिडेंट करवाते हैं इसकी सरफेस के ऊपर। तो ये हमारे पास नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन हमें पता है कि ये रिफ्रैक्ट किस तरह से करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसकी जो रिफ्रैक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी। तो हमने क्या देखा कि अगर हमने एंगल बढ़ाया इंसिडेंस का, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी बढ़ रहा है, यानी कि ये जो रे है ये हमारे पास इस तरह से जाती जा रही है, इसकी सरफेस के करीब करीब जो है वो जाती जा रही है, सरफेस के करीब करीब होती जा रही है। पहले इस तरह से थी, अगर ये एंगल छोटा था, हमने एंगल बढ़ाया तो ये जो है वो इस तरह से जा रही है, यानी कि बेंड होती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बेंड होती जा रही है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब आप ये करो कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ, और बढ़ाने पे क्या होगा कि आपके पास जो ये रे है ये और मज़ीद ज़्यादा जो है वो सरफेस की तरफ जाएगी, यानी कि नॉर्मल से और ज़्यादा दूर जाएगी। तो ये आपके पास नॉर्मल होगा, और फ़र्ज़ करो कि इससे जो है वो थोड़ा सा हमने एंगल ज़्यादा कर दिया, कुछ इस तरह से कर दिया है, कुछ इस तरह से जो कर दिया है, जो कि इस वाले हमारे पास एंगल से बड़ा आएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपके पास जो इंसिडेंट रे है, और इसकी जो ओरिजिनल पैथ है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो रिफ्रैक्शन आएगी, फ़र्ज़ करो कि अब वो जो है वो यूँ आ रही है, सरफेस के बिल्कुल साथ हो गई है, और ये हमारे पास कौन सा एंगल कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर इस क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन पढ़ो तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू होगी इस वाले केस के अंदर, कि जिसके अंदर रिफ्रैक्टेड रे जो है वो आपके पास 90 डिग्री बना रही है नॉर्मल के साथ, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसकी वैल्यू को आप क्रिटिकल एंगल बोलोगे। यानी कि इस वाले केस के अंदर जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा इसे हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल यानी कि वो इंसिडेंट एंगल या फिर इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू कि जिसके ऊपर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री बनाए नॉर्मल के साथ, या फिर उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो इस वाले एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और अगर इस क्रिटिकल एंगल से भी हम लोग वैल्यू ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा, ये फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यू थी अब हम उससे भी ज़्यादा एंगल जो है बना रहे हैं, उससे भी ज़्यादा एंगल जो है हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो ये आपके पास जो है वो नॉर्मल कहलाएगा और ये उसकी ओरिजिनल पैथ होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि जो इसकी रिफ्रैक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, और क्योंकि ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है, तो अब रिफ्रैक्शन नहीं होगी। रिफ्रैक्शन इस वाले केस के अंदर कितनी हो रही थी, बिल्कुल अलोंग द सरफेस। अगर आप इससे ज़्यादा एंगल बढ़ाओगे इंसिडेंट रे का तो जो आपके पास रिफ्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी, और क्या होगा कि रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। उसी मीडियम के अंदर जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि रिफ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और अब अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ो तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जो है वो ट्रैवल करे एंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और क्या हो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाए, वो बड़ी हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तो क्या होता है कि आपके पास देन द रे विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। तो क्या होता है कि जो आपके पास रे है ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी मीडियम के अंदर, इसी डेंसर मीडियम के अंदर दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन के बजाय। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम लोग इसका एंगल, पहले तो हमने सबसे कम एंगल के ऊपर रखा इसको तो रिफ्रैक्शन हुई, इसको बढ़ाया तो रिफ्रैक्शन जो है वो लाइट की ज़्यादा हुई, यानी कि बेंडिंग ज़्यादा हुई, वो करीब जाती जा रही थी इसकी सरफेस से। फिर एक हमारे पास पॉइंट ऐसा आया या फिर एक केस ऐसा आया कि जिसके अंदर ये जो लाइट रे थी, रिफ्रैक्टेड रे थी, ये 90 डिग्री बनाने लग गई नॉर्मल के साथ, या फिर बिल्कुल अलोंग द सरफेस जो है मूव करना स्टार्ट कर दिया इसने। तो इस वाले हमारे पास केस के अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू थी इसे हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और जब भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा वैल्यू जाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस की, यानी कि इस वाली फ़र्ज़ करो कि ये जो हमारे पास एंगल आया था ये 30 डिग्री है, अब जैसे ही आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 30 डिग्री से बढ़ाओगे, यानी कि क्रिटिकल एंगल से बढ़ाओगे, तो जो लाइट रे है वो आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी मीडियम के अंदर, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इसके लिए दो चीज़ें जो है वो याद रखना ज़रूरी है, या फिर इसके दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है, या फिर दो कंडीशंस है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है। सबसे पहले तो एक कंडीशन ये कि जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही हो, ये वाला कॉन्सेप्ट हो कि डेंसर मीडियम से लाइट रे ट्रैवल करके जा रही हो रेयर मीडियम के अंदर। एक जो फैक्टर है या फिर एक जो कंडीशन है वो ये वाली है। और एक कंडीशन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो एक कंडीशन क्या है कि आपके पास लाइट रे हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। दूसरी कंडीशन ये है। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो जो आपके पास लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी मीडियम के अंदर जिस मीडियम से वो ट्रैवल करके रेयर मीडियम के अंदर जा रही थी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और काफ़ी सारी जगहों के ऊपर जो इसे इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से कुछ एग्जांपल जो है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। दो को तो हम लोग पढ़ेंगे, दो को हम लोग समझेंगे, जिनमें से एक पेरिस्कोप है और दूसरी ऑप्टिकल फाइबर है। एग्जांपल्स क्या किया है इनकी, या फिर इस कॉन्सेप्ट को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हम डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो पेरिस्कोप है, वो जो पेरिस्कोप है ये बेसिकली सबमरीन्स के अंदर इस्तेमाल होता है, और आपने इसे देखा वो भी होगा बचपन में कार्टून्स वगैरह के अंदर या फिर फिल्म्स वगैरह के अंदर।
और इसको थोड़ी देर में जो देखते हैं हम लोग। दूसरा जो फिर ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर जो हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो वो इस्तेमाल किया जाता है, या फिर लाइट को जो है वो ऐसी जगहों के ऊपर पहुंचाना हो अगर कि जहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर्व हो रही हो चीज़, या फिर ऐसी जगहों पे पहुंचाना हो जहाँ तक आसानी से लाइट नहीं पहुंच सकती, तो ये ऑप्टिकल फाइबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और इन्फॉर्मेशन को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इन द फॉर्म ऑफ लाइट ये ऑप्टिकल फाइबर जो इस्तेमाल होते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो आपके पास मिराज है, मिराज, और ये हम लोग जो डेली लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। इन दो चीज़ों को तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी डिटेल के अंदर, इसको आगे डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके बुक के अंदर मौजूद नहीं है। मिराज बेसिकली होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर गर्मियों के अंदर जब काफ़ी ज़्यादा शदीद गर्मी होती है और आप बाइक के ऊपर जा रहे होते हो, तो काफ़ी ज़्यादा दूर रोड के ऊपर आपको रोड गीला गीला नज़र आ रहा होता है, यानी कि ऐसा लग रहा होता है कि पानी पड़ा हुआ है या फिर पानी जो भरा हुआ रोड के ऊपर, लेकिन असल में वो पानी नहीं होता। बेसिकली वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही वहाँ पे जो है वो एक मिराज बना हुआ होता है, यानी कि एक ऐसी चीज़ बनी हुई होती है कि जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। इसके अलावा ये ज़्यादातर डेजर्ट्स के अंदर भी जो नज़र आता है कि जब डेजर्ट के अंदर आप उनके ऊपर जो है वो सवारी कर रहे होते हो तो काफ़ी ज़्यादा दूर आपके पास जो है वो चीज़ें आपको मिराज होकर नज़र आ रही होती है, यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन्स नज़र आ रहे होते हैं उसके। वो इसी हमारे पास कॉन्सेप्ट की वजह से जो है वो हो रहा होता है। बेसिकली उसकी डिटेल के अंदर हम लोग नहीं जा रहे। ये जो दो चीज़ें इनको हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि पेरिस्कोप जो है वो हमारे पास किस तरह से काम करता है, या फिर ये क्या होता है, और फिर ऑप्टिकल फाइबर को देखेंगे। पेरिस्कोप को समझने के लिए हमें टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो है वो देखना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट जो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो हमारे पास 42 डिग्री होता है। ये आप लोग जो है वो ध्यान में रख लो कि इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है। अब ये वाला जो हमारे पास प्रिज्म होता है इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये राइट एंगल वाला प्रिज्म होता है। एक एंगल 90 डिग्री का होगा ये वाला, और ये वाला जो इसका एंगल होता है ये 45 डिग्री का होता है, और ये वाला एंगल जो होता है इसका 45 डिग्री का होता है। इसके अंदर हम लोग ये वाला प्रिज्म जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और प्रिज्म पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि इसकी शेप किस तरह से होती है, हम लोगों ने इसको यूं सामने रखा हुआ है। अब फ़र्ज़ करो कि यहाँ से एक लाइट रे आ रही है जो नॉर्मली इसके ऊपर फॉल कर रही है, इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। अब अगर नॉर्मली कोई लाइट रे जाके इंसिडेंट होती है तो वो उसी तरह से पास हो जाती है, उसके अंदर हमारे पास रिफ्रैक्शन नहीं होती, वो उसी डायरेक्शन के अंदर पास हो जाती है। रिफ्रैक्शन के लिए हमने जो है वो शुरू के अंदर देखा था कि जो आपके पास एंगल है वो, या फिर जो लाइट रे वो ऑब्लिकली जो है वो फॉल करनी चाहिए किसी की सरफेस के ऊपर। ऑब्लिकली का मतलब क्या कि किसी एंगल के ऊपर, परपेंडिकुलरली ना गिरे, किसी एंगल के ऊपर आके गिरे, ये आपके पास नॉर्मल कहलाता है। और इसके साथ जो वो कुछ ना कुछ एंगल लाजमी होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब फर्ज करो कि जो लाइट रे वो सीधी सीधी आ रही है, सीधी सीधी फॉल कर रही है, यूं एंगल नहीं बन रहा, तो इसके अंदर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती, ये सीधी सीधी ऐसी पास हो जाती है, क्योंकि इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो जीरो होता है, तो इसलिए ये सीधी सीधी पास हो जाती है। तो फर्ज करो कि ये लाइट रे आई तो यहाँ से सीधी सीधी पास हो जाएगी, क्योंकि इसका जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो नॉर्मल से वो 0 डिग्री बन रहा है, नॉर्मल भी यही है और जो हमारे पास इंसिडेंट रे ये भी यही है। तो ये सीधी सीधी पास हो जाएगी और सीधा जाके जो यहाँ पे इस वाली साइड को हिट करेगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बनाएं, नॉर्मल किस तरह से बनेगा, ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है, तो इसके साथ जो नॉर्मल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, मतलब ये हमारे पास नॉर्मल है। और ये जो एंगल होगा आपके पास, ये एंगल आपके पास कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। और चूंकि ये आपके पास सेम लाइन जा रही है, ये वाली पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, यानी कि सीधी जा रही है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है। और इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल भी फिर 45 डिग्री का ही होगा। क्यों? क्योंकि 90 का ये, 45 का ये, और जो बच गया एंगल वो 45 का ही होगा। आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जो सम आता है तीनों के तीनों एंगल्स का वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो 90 प्लस 45 और प्लस ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर आएगा, इसको थीटा बोल दो। इन दोनों को ऐड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो वहाँ पे जाएगी, इससे माइनस होगी, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री आएगी।
और वैसे भी अगर देंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये आपके पास कितना है 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45 डिग्री है। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये जो नॉर्मल होता है ये परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस के, यानी कि इस हाइपोटेन्यूज के ये परपेंडिकुलर है। तो अगर इसको सही से करके बनाए तो फर्ज करो कि ये हमारे पास वो नॉर्मल है और ये हाइपोटेन्यूज की लाइन जा रही है सीधी आगे तक। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। और ये सबको पता होगा, मतलब कॉमन सी चीज़ है। आपने एक्सिस को अगर देखा हो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इसके अंदर हमने जो है वो कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है कि ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री का होता है। यानी कि परपेंडिकुलर का जो मतलब होता है वो यही होता है कि सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के, 90 90 180, एक लाइन का जो एंगल होता है 180, और अगर पूरा करो तो वो आपके पास 360। 90 90 180 मतलब यहाँ पे अगर आप एंगल को मेजर करो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वो 180 डिग्री की कहलाता है। ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स के अंदर आपने जो पढ़ी हुई हैं। तो अगर वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ करें तो ये वाला एंगल 90 है, ये भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, ये वाला एंगल जो ये भी 90 होगा। हमें जो काम है वो इससे, ताकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो वो समझ में आए। तो ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है, पूरे का पूरा 90 डिग्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमने इसको जो है वो तोड़ा हुआ है कुछ इस तरह से, मतलब जो हमारी इंसिडेंट रे है वो कुछ इस तरह से आके इसके ऊपर पड़ रही है। और अगर ये वाला जो एंगल है ये हमने ये बता दिया कि ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, तो जो बचा हुआ वो कितना होगा। टोटल हम बता रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक जो 45 है, तो जो बच जाएगा ये वाला थीटा ये कितना होगा, या फिर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कितना होगा, क्योंकि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, पूरे का पूरा 90 है, यहाँ से यहाँ तक 45 है, तो जो बच गया वो कितना है, आसानी से निकल आएगा। इज इक्वल टू के इस तरफ जो आप 90 रखो, यहाँ पे दो एंगल हैं, एक ऊपर वाला एंगल इसको बोल दो कि θ1, और प्लस ये वाला एंगल जो कि इंसिडेंट वाला एंगल है, यहाँ पे 45 रखो, प्लस का इंसिडेंस वाला एंगल 90, 45 वहाँ पे जाके माइनस होगा, तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस का 45, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपके पास 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू है यहाँ पे वो आपके पास 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। और शुरू के अंदर हमने क्या बताया कि जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है इस वाले प्रिज्म की वो 42 डिग्री होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 45 डिग्री हो गई, यानी कि क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो गई, ग्रेटर हो गई। तो हमने पीछे क्या पढ़ा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी यहाँ पे, मतलब लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से। और चूंकि रिफ्लेक्शन के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके अंदर क्या पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के अंदर जो हमारे पास लॉ है वो हमें ये बताता है कि सबसे पहला जो लॉ था हमें ये बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब कि ये भी 45 डिग्री के ऊपर ही यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि इस वाले प्रिज्म के अंदर क्या होता है कि लाइट रे अगर यूं परपेंडिकुलर जा रही है तो वो यूं जो है वो आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये वाला जो आपके पास प्रिज्म है इस तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट करवा रहा होता है। अब अगर ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग बताएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो हमने सीख लिया है, और सीधा सीधा जो है वो आपको इसकी वर्किंग जो है वो बताएं तो वो किस तरह से होती है कि लाइट रे आती है, इसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक करती है इसकी हाइपोटेन्यूज के ऊपर, ये आपके पास जो है वो इसका हाइपोटेन्यूज है, यूँ आएगी परपेंडिकुलर और इसको स्ट्राइक करेगी और यूँ जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक और लाइट रे जो है यहाँ से आएगी, इसको यहाँ पे टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बेसिकली इस वाले प्रिज्म के अंदर ये वाला काम हो रहा होता है। इंसिडेंट रे ये वाली है हमारे पास, और ये आपके पास जो है वो रिफ्लेक्टेड रे हैं, यानी कि ये रिफ्लेक्ट करवाता है रेस को। अब इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं पेरिस्कोप के अंदर। ये सारे का सारा जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, बेसिकली उसके अंदर सारे का सारा जो सिस्टम है वो ये हो रहा होता है। अब अगर पेरिस्कोप की बात करें तो पेरिस्कोप के अंदर यही वाला कॉन्सेप्ट जो वो इस्तेमाल हो रहा होता है। तो पेरिस्कोप की छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर उसके अंदर जो है वो देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से वो वर्क कर रहा होता है। जी, तो ये हमारे पास पेरिस्कोप की डेफिनेशन है और ये उसकी जो है वो कुछ डायग्राम है। इसी तरह की कुछ जो बुक के अंदर उन्होंने बनाई हुई है। डेफिनेशन क्या है कि ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जा रहा होता है सबमरीन्स के अंदर।
और इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को देख सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सी, क्योंकि सबमरीन्स हमें पता है कि वो पानी के अंदर होती हैं, सी के समुंदर के अंदर होती हैं। तो समुंदर के अंदर से वो सरफेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से जहाज जो घूम रहे हैं, वो देखना जो है काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके अंदर ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है कि इसके ज़रिए से जो है हम लोग सरफेस के ऊपर जो चीज़ें घूम रही होती हैं हम लोग उनको देख सकते हैं। फर्ज करो कि यहाँ पे जो है ये हमारे पास वाटर है, समुंदर है, और सबमरीन जो है वो इसके अंदर है। तो इसके अंदर से आप लोगों ने अक्सर कार्टून वगैरह के अंदर भी देखा होगा कि कुछ इस तरह की चीज़ जो है वो ऊपर निकली हुई होती है पानी के अंदर, और वो यूँ घूम रही होती है, और इसकी मदद से जो है वो नीचे सबमरीन के अंदर जो है वो बंदे सारी की सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। फर्ज करो कि यहाँ पे कोई जहाज़ है या फिर कोई भी जो है वो चीज़ है, तो क्या होगा, इसकी वर्किंग किस तरह से, बेसिकली ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। 2 प्रिज्म इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ये वाला प्रिज्म है और एक जो ये वाला प्रिज्म है। दोनों के दोनों टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, एक इस तरह से रखा हुआ है और एक इस तरह से रखा हुआ है। ये इंटरनल हमारे पास फ़र्ज़ करो कि सबमरीन का हिस्सा है, और यहाँ पे जो वो ये कश्ती जो मुझे उन्हें देखनी है। क्या होता है कि लाइट रे यहाँ से पास होती हैं, इसको जैसे स्ट्राइक करती हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है वो इसकी सरफेस के ऊपर पड़ती हैं, और यहाँ से दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और यहाँ पे चली जाती हैं। अब यहाँ पे कोई बंदा जो है वो खड़ा हुआ होता है और इन लाइट रेस को जो ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो इसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म होते हुए जो नज़र आ रही होती है, यानी कि जहाज़ जो अंदर नज़र आ रहा होता है। क्या होता है कि लाइट रेज आती हैं, स्ट्राइक करती हैं इसको, यहाँ से लाइट रे गई यहाँ पे, और यहाँ से दोबारा से जो है वो रिफ्लेक्ट हुई और हमारी आंखों के अंदर गई। तो बस ये छोटा सा जो है वो कॉन्सेप्ट है जो पेरिस्कोप के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। 2 प्रिज्म को इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है सरफेस के ऊपर, सी की सरफेस के ऊपर, यानी कि ये आपके पास सरफेस है और ये जो है ये सी है, पानी है, नीचे सारे का सारा पानी है, और ऊपर जो हम लोग चीज़ें देख रहे होते हैं इससे। तो बस ये हमारे पास पेरिस्कोप था, और सिर्फ एक चीज़ जो है वो रह गई है, वो ऑप्टिकल फाइबर है। उसे भी जो है वो जल्दी से देखते हैं और ख़त्म करते हैं आज की टॉपिक को। जी, तो ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है जो कि काफ़ी पतला सा गिलास या फिर प्लास्टिक से बना हुआ जो फाइबर होता है, जिसके अंदर हम लोग लाइट को ट्रैप्ड करवा सकते हैं बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर जो इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो अगर इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करें तो सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है इसका गिलास का बना हुआ वो कोर कहलाता है, और इसके बाद जो वो हमारे पास जो एक लेयर लगी हुई होती है इसको क्लैड बोलते हैं, और इसके बाद एक और लेयर भी होती है, बेसिकली वो कोटिंग कहलाती है। अक्सर फाइबर्स के अंदर जो वही भी होती है प्लास्टिक से या फिर किसी और इस तरह के मीडियम से जो बनी हुई होती है ज़्यादातर। तो ये आपके पास जो वो कोटिंग है, इसके अंदर आपके पास क्लैडिंग हुई भी होती है, और उसके अंदर जो आपके पास कोर होती है जिसके अंदर हम लाइट को ट्रैप करवाते हैं बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए से। होता क्या है कि हम यहाँ से लाइट को इस तरह से इंसिडेंट करवाते हैं इसके अंदर, या फिर इसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि जब लाइट रेज इसके ऊपर स्ट्राइक होती हैं तो वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा वाले वैल्यू के ऊपर जो इंसिडेंट होती है, यानी कि जो उनका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा वैल्यू के ऊपर जो है वो यहाँ पे आके स्ट्राइक होती है, फिर यहाँ पे आके इंसिडेंट होती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। यहाँ पे क्या होता है कि लाइट रे बजाय रिफ्रैक्शन के इसी के अंदर यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, दोबारा से एंगल वही है, तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन जो है वो होगी, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, और करते करते क्या होता है कि लाइट इसी के अंदर ट्रैप हो जाती है। और जितना लंबा आपके पास फाइबर है, आप एक एंड से लाइट रेस को इसके अंदर इंटर करो तो वो ट्रैवल करते 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 जो है वो दूसरे एंड से आपके पास बाहर निकल जाएगी। इस फाइबर को आप चाहे टेढ़ा करो, चाहे जिस तरह से भी जो आप इसको मोड़ो, लाइट जो है वो एक साइड से आप डालो और आगे से भले ये टेढ़ा मेढ़ा हो, दूसरे साइड से जो लाइट निकलेगी। ये इसका जो है वो एक एडवांटेज है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो ये हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल होता है। बेसिकली पहले हमारे पास क्या होता था कि जो सिग्नल्स होते थे, जैसे हमारे पास अगर हमने वॉइस भेजनी है एक जगह से दूसरी जगह पे, टेलीकम्युनिकेट या फिर टेलीफोन करना है, तो हम रेडियो के ज़रिए से जो वो अपने सिग्नल्स को जो भेजा करते थे, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम जो हमारे पास लगता था। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के आने के बाद क्या हुआ कि हम जो टेलीकम्युनिकेशंस वाले सिग्नल्स होते हैं हमारे पास, या फिर जो दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको लाइट के ज़रिए से या फिर लाइट की मदद से जो वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ
इस ऑप्टिकल फाइबर में से पास करवाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कम टाइम के अंदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है इस ऑप्टिकल फाइबर को इस्तेमाल करते हुए। दूसरा, जो हमारे पास डॉक्टर्स वगैरह और इंजीनियर्स वगैरह होते हैं जिन जगहों के ऊपर लाइट डायरेक्टली नहीं पहुंचाई जा सकती, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है लाइट को जो है वहाँ पे पहुँचाना, तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स क्या करते हैं कि इसी ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं और आगे से आप इसे चाहे जितना भी टेढ़ा मेढ़ा कर लो, एक साइड से लाइट जो है वो आप मारो और दूसरी साइड से जो लाइट निकलेगी। डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स इसको इंडोस्कोपी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इंडोस्कोपी के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से जो वो कैमरा अंदर डाला जाता है मुंह से, और अंदर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो वीडियोग्राफी होती है वो इसी ऑप्टिकल फाइबर की वजह से जो पॉसिबल होती है। यानी कि कैमरा अंदर गया हुआ है और वीडियोग्राफी के लिए जो वो लाइट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि लाइट पड़ेगी तो कैमरा जो है वो हमें जो वीडियोग्राफी है फिर जो पिक्चर्स है वो अंदर दिखा पाएगा। तो वहाँ तक जो लाइट पहुँचा रहा होता है वो यही ऑप्टिकल फाइबर होता है। इसी तरह इंजीनियर्स की अगर बात की जाए तो इंजीनियर्स भी काफ़ी सारी ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पे लाइट डायरेक्टली पहुँचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स को इस्तेमाल करते हैं और लाइट को जो है वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और फिर अगली वीडियो से हम लोग लेंसेज को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।